नमस्कार बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एजू बर्ड में। हमने 7th क्लास का जो 6th चैप्टर है उसका पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसके पार्ट 1 का जो वीडियो देख सकते हैं। आज हम इसका सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। हम शुरू करेंगे शीतोष्ण पर्णपाती वन। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा तो आप झट से इंग्लिश में इसका नाम बता देंगे। देखिए, शीतोष्ण का जैसे आप समझते हैं कि टेम्परेट, पर्णपाती डेसिडियस और वन फॉरेस्ट, यानी कि जो आपका इंग्लिश नेम हुआ टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। पर्णपाती का मतलब क्या है कि ये वन भी हमेशा अपने पत्ते झाड़ते होंगे, वर्ष में एक बार या दो बार इनमें पतझड़ का मौसम जरूर आता होगा, तो पर्णपाती हो गई। सदाबहार वन के बारे में आपने समझ लिया था। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको जल्द से जल्द जानकारी मिल जाए और आपकी पढ़ाई का जो नुकसान है लॉकडाउन में पहले ही ज़्यादा हो चुका है और ज़्यादा नुकसान न हो। और अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स एग्जाम में आएंगे, क्योंकि हम आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज भी प्रोवाइड साथ के साथ करवा रहे हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं कि ये वन जो उच्च अक्षांशों की तरफ बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। उच्च अक्षांश यानी कि आप लगा सकते हैं 60 डिग्री, लगभग 66.5 डिग्री के आसपास ये वन मिलेंगे आपको। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली और चिली जो देश है आपका पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं, यानी कि पर्णपाती का मतलब ही यही होता है कि जहां पर पतझड़ का मौसम आता है। एक प्रकार से आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। यहाँ पर कौन से पेड़ पाए जाते हैं? यहाँ पर बांज, ऐस, बीच आदि के पेड़ पौधे पाए जाते हैं और हिरण, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर हैं। यहाँ पर ये जानवर पाए जाते हैं। हिरण, लोमड़ी और भेड़िए ज्यादातर पाए जाएंगे। फिजेंट तथा मोनाल पक्षी भी यहाँ पर पाए जाते हैं। देखिए, फिजेंट पक्षी का जो आपको साइड में एक फोटो दिखाया गया और मोनाल बर्ड का भी देखिए कितने कलरफुल बर्ड है, कितने प्यारे बर्ड हैं। और शीतोष्ण पर्णपाती वन है जो नीचे एक फोटो दिखाया गया है, जो आपकी फिगर चित्र 6.11 आपका लिखा हुआ है। तो हम आगे पढ़ते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति, यानी कि भूमध्य सागर जो जहां पर जैसी वहां पर वनस्पति पाई जाती है उस प्रकार की वनस्पति जो है क्या कहलाती है? भूमध्य सागरीय वनस्पति कहलाती है। भूमध्य सागर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेडिटेरेनियन सी। और इस प्रकार की वनस्पति को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। ठीक है, अब आप इंग्लिश में नाम समझ गए होंगे। आप जान चुके हैं कि महाद्वीप के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों पर अधिकांश शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हुए हैं, यानी कि सदाबहार वो चाहे शीतोष्ण हो या पर्णपाती वन है उनसे ढके हुए होते हैं। जो भूमध्य सागर के नजदीक हैं उनके पूर्वी किनारे जो इन प्रकार के पेड़ों से ढके हुए हैं जो उन अक्षांशों में आते हैं। अब बात करते हैं कि इनके पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी किनारे किस प्रकार की वेजिटेशन पाई जाती है। वहां पर पाई जाती है भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका, एशिया में भूमध्य सागर के समीप वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं, इसलिए इनका नाम भूमध्य सागरीय वनस्पति पड़ा है। ये वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे यूएसए के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, जो आपका अफ्रीका महाद्वीप वहां पर दक्षिण पश्चिम, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पश्चिमी जो आपकी ऑस्ट्रेलिया वहां पर भी ये वनस्पति इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। देखिए, यहाँ पर आपको भूमध्य सागरीय प्रदेश के अंगूर के बाग दिखाए गए हैं। तो देखिए, आपका एक देश है फ्रांस। फ्रांस की सबसे प्रसिद्ध चीज क्या है? अब आप उसकी राजधानी बोलेंगे नहीं। वहां पर फ्रांस की जो वाइन है, शराब है, वो सबसे ज्यादा फेमस है। क्यों? क्योंकि वहां पर भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है और वहां पर जो अंगूर और संतरे के फल हैं जो बहुत ज्यादा मात्रा में और बहुत अच्छी क्वालिटी में होते हैं, इसीलिए वहां की इन के कारण वहाँ की शराब काफ़ी फेमस है। तो आप इस बात पर ज़्यादा ध्यान न दें। मैंने आपको एक थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए और आपके वीडियो में बोर ना हो इसलिए ये बात बता दें। अब आप पढ़ेंगे कि इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क एवं ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंश के, यानी कि नींबू से रिलेटेड फल होते हैं, पैदा किए जाते हैं। मैंने आपको बता था कि अंगूर, संतरा जो भी इनसे ज़्यादा शराब बनाई जाती है, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है। यहाँ वन्य जीवन कम है, तो यहाँ पर वन्य जीवन बहुत कम है क्योंकि पेड़ों को काट दिया गया है।
अब हम बात करते हैं शंकुधारी वन कहाँ पर पाए जाते हैं। शंकुधारी वन को आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कोनिफेरस फॉरेस्ट, कोनिफेरस फॉरेस्ट। ये उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में बहुव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं, यानी कि उत्तरी गोलार्ध के 50 से 70 डिग्री वाले अक्षांशों में पाए जाते हैं। इन्हें टैगा वन भी कहते हैं। टैगा वन, देखिए इंग्लिश और हिंदी में ये वर्ड सेम है, टैगा वन इनको कहा जाता है। ये एक स्पेसिफिक नेम है, आप ये ना सोचें कि टैगा का मतलब क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक नेम दिया गया जहाँ पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं उनको। ये वन अधिक ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे नरम लकड़ी वाले सदाबहार वन होते हैं, यानी कि इनकी लकड़ी कैसी होती है? नरम होती है और इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। इन वृक्षों की लकड़ी का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने में काम आती है। यानी कि जो अखबार का कागज होता है, सामान्य कागज होता है, उसमें ज्यादा प्रयोग किया जाता है। नरम काठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए बक्से बनाने में भी किया जाता है। चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। यहाँ सामान्यतः रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको नीचे फोटो दिखाई दे रहा होगा शंकुधारी वन का। ये दोनों ही फोटो जो शंकुधारी वन के हैं, और जो हरा भरा दिखाई दे रहा है ये गर्मियों के मौसम का है, और जो बर्फ पड़ी हुई है ये सर्दियों का मौसम है, क्योंकि वहां पर सर्दियों में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है। अब हम बात करते हैं घास स्थल। घास स्थल को क्या बोलते हैं? ग्रासलैंड्स। और अब जो आपका उष्ण कटिबंधीय घास स्थल को आप क्या बोलेंगे? उष्ण कटिबंधीय को हमने क्या बताया था? ट्रॉपिकल। और ग्रासलैंड यानी कि घास स्थल हो ही गया, तो इसका स्पेसिफिक नेम हुआ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले होते हैं, यानी कि ये बहुत बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं। इनको हम वन भी बोल सकते हैं या फिर घास के मैदान भी बोल सकते हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यह घास काफी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर, यानी कि अगर आप 3 मीटर देखेंगे तो लगभग 10 से 15 फुट के बीच ये घास पाई जाती है। बहुत ऊंची घास होती है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल जो इसी प्रकार का है। सामान्य रूप से इस उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर इतनी बड़ी घास है तो इतने ही बड़े जानवरों के नाम आपको दिए गए हैं। वो बहुत बड़े बड़े जानवर यहाँ पर, जैसे कि हाथी, जिराफ, काफी बड़े जानवर हैं, वही यहाँ पर पाए जाते हैं ज्यादा मात्रा में। अब हम बात करते हैं शीतोष्ण घास स्थल। शीतोष्ण घास स्थल को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? शीतोष्ण को हमने क्या बोला था? टेम्परेट। और घास स्थल यानी कि ग्रासलैंड, तो हमने यहाँ पर क्या बोलेंगे कि टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है, यानी कि इस घास की लंबाई कम होती है लेकिन पौष्टिक ज्यादा होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख जानवर हैं। अब हम बात करते हैं कि कटीली झाड़ियाँ। कटीली झाड़ियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थोर्नी बुशिज। क्या बोलते हैं? थोर्नी बुशिस। अब जो शुष्क रेगिस्तान क्षेत्रों में पाई जाती हैं, ये रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जो हमारा गुजरात है, महाराष्ट्र है, ये भारत के पश्चिमी किनारों पर है। और जो राजस्थान है, राजस्थान भी पश्चिमी किनारे पर है। तो ये कैसे हुए? ये पश्चिमी किनारे हैं और इस प्रकार से वहां पर हमारा राजस्थान में रेगिस्तान है। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है, यानी कि यहाँ पर वनस्पतियाँ आपको देखने को नहीं मिलेंगी। कई कई किलोमीटर तक आपको कोई घास का हरा तिनका देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ यहाँ पर क्या होती है? कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तान प्रदेश को चिन्हित करें, यानी कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया, क्या भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। और मैं आपको वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेगिस्तान बता देता हूँ कि सहारा रेगिस्तान है, जो अफ्रीका में स्थित है। रेगिस्तान के कुछ जानवरों के नाम बताएं जिनके बारे में आप पढ़ चुके हों। यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। तो ऊपर जो बात हुई थी वो थे कैसे रेगिस्तान थे? वो गर्म रेगिस्तान। अब ठंडे रेगिस्तान की बात होते हैं। यहाँ बहुत सीमित प्राकृतिक वनस्पति होती है, केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बर्फ बहुत ज्यादा मिलती है। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं, जिसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। टुंड्रा प्रकार यानी कि इंग्लिश हिंदी में सेम नाम, एक स्पेसिफिक नेम है ये टुंड्रा। ये वनस्पतियां यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं।
यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटे फर एवं मोटी चमड़ी होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उन पशुओं के शरीर पर बाल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और उनकी चमड़ी भी मोटी होती है ताकि उनको ठंड न लगे, जो उन्हें ठंडी जलवायु से सुरक्षित रखती है। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं सील, यानी कि एक मछली होती है, सील मछली के बारे में आप जानते हैं। वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय बालू और बर्फीली लोमड़ी, यानी कि यहाँ पर मुख्य पाए जाने वाले जानवर हैं। अब सलीमा ने के पिता ने उसे कुछ वनों का चित्र दिखाए। कुछ चित्रों में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों काटकर वनों को साफ कर रहे हैं। उसके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग कृषि एवं आवास के लिए स्थान चाहते हैं, यानी कि हम ज़्यादा कृषि करने के लिए, ज़्यादा बिल्डिंग्स बनाने के लिए क्या करते हैं, वनों को साफ कर देते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, वनों को साफ कर दिया। सलीमा सोचने लगी कि अगर वनों को साफ कर दिया जाता तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे, क्या वे पुनः वैसे ही बन पाएंगे अगर लोग इसी प्रकार पेड़ों को काटते रहे। देखिए, वनों को काटना बहुत बुरी बात है, वनों को छोड़िए, एक पेड़ काटना भी बहुत बुरी बात है। और आप जो है भविष्य का निर्माण करेंगे, छोटे बच्चे हैं, जैसे ही आप जवान होंगे तो आप इस बात को समझ जाएंगे कि पेड़ काटना बुरी बात है। और हम आपको सजेशन देते हैं कि पेड़ों को काटने से बचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। हो सके तो अपने जन्मदिन पर कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं। अपने पिता के जन्मदिन पर, अपने माता के जन्मदिन पर उनको गिफ्ट करें एक पौधा लगाकर और उसकी देखभाल करें। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, पेड़ों का संरक्षण भी कर सकते हैं और अपने माता पिता को गिफ्ट दे सकते हैं और ये गिफ्ट नेचर के लिए सबसे अच्छा होगा। तो ये बात आपको कहाँ तक अच्छी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्या सलीमा से आप सहमत हैं? यानी कि सलीमा सोच रही है कि पेड़ काटते रहे तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, लकड़ी, फल, मेवे आदि कैसे मिल पाएंगे। अपने दोस्तों के साथ वनस्पतियों, प्राणी जगत की विविधता में हो रही कमी पर चर्चा करें और इनके संरक्षण के बारे में कुछ सुझाव दें। तो हमारा चैप्टर जो कंप्लीट होता है दोस्तों। और बच्चों, इसके क्वेश्चन आंसर हैं जो जल्द से जल्द आपको मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।